नमस्कार। आवाज आती है? हाँ सर, आ रही है। लकुलिश योग यूनिवर्सिटी के योगाहार कोर्स में आप सब योगी आत्माओं का स्वागत है। लोग बहुत लेट ज्वाइन हो रहे हैं। पिछली बार भी मैंने पूछा था कि भाई आपको सब लोगों को दिक्कत होती है समय पे ज्वाइन होने की, तो हम 15 मिनट लेट कर सकते हैं। लेकिन सब लोग ऐसा ही बोल रहे हैं कि सही है। हम्म। तो सही है तो फिर सबको समय पे आ जाना चाहिए। कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। पिछली बार हम कौन से टॉपिक पे थे? सर, आपने कहा था कि सबसे पहले आप लीवर डिटॉक्स का समझाएंगे। अच्छा, लेकिन चैप्टर कौन सा आके रुका था हमारा? वो रांधेला खुराकनी असरो, कफ पित्त और वायु का कंप्लीट हो गया था। अच्छा, नहीं, टॉपिक कौन से नंबर पे था ये? पेज नंबर तो नहीं याद, टॉपिक नहीं, याद है। टॉपिक टॉपिक नंबर बोलो। 27। तो हाँ। अच्छा, 27। Sir, in Gujarati 29 chapter, 111 page number in Gujarati book. 111 तो कब का हो गया? हाँ तो वो नहीं, 29 रांधेला गुजराती 125 गुजराती में। 27 जो स्वाद के अनुसार, वो हमारा पिछली बार हो गया था। वो हो गया, कफ पित्त और वायु प्रकृति ना कारणों भी हो फिर गया। फिर रांधेला खुराकनी असरो, रंधाई ते गंधाई, वो वाला। ओके। पर सर, आपने कहा था कि सबसे पहले मुझे याद जी। दिलाना, मैं सबसे पहले लीवर वाला एक्सप्लेन करूंगा, फिर हम आगे हम्म। बढ़ेंगे। ठीक है। पके हुए भोजन के जो प्रभाव है उसको पहले देख लेते हैं। फिर लीवर क्लिंजिंग के ऊपर हम जाएंगे, क्योंकि लीवर क्लिंजिंग तभी समझ में आएगा जब आपको फूड पकने के बाद उसकी क्या इफेक्ट होती है उसके ऊपर पता होगा। तब हम्म। तक आपको समझ में नहीं आएगा। इसके इसके लिए हम पहले टॉपिक को पूरा करते हैं, हम्म। फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो ये टॉपिक पूरा करने के बाद हम लीवर क्लिंजिंग के ऊपर चले जाएंगे। हम्म। अच्छा, मनुष्य जब आग की शोध हुई, अग्नि की, तब से मनुष्य आग के उपयोग करके आग पर पकाया भोजन खा रहा है। पूरी दुनिया के लोग यही कर रहे हैं, और ये गलत भी नहीं है। मनुष्य को बुद्धि दी है ईश्वर ने, सुख सगवड़ भी दी हुई है, तो उसका लाभ तो लेना ही चाहिए। आग पे पकाने की जरूरत इसीलिए होती है कि कोई भी भोजन आप आग पे पका के खाते हो तो उसको डाइजेस्ट करने में आसानी रहती है। तो बिना वजह तो कोई नहीं करता है। कोई भी काम हम करते हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है।
तो मनुष्य भोजन इसीलिए पकाता है, एक तो स्वादिष्ट बन जाए, साथ साथ में डाइजेशन अच्छा हो जाए। लेकिन जब भोजन पकता है तब उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर इतना जल्दी खराब हो जाता है कि वो पका भोजन इमीडिएट सड़ने लगता है, बिगड़ने लगता है। और जो देश डेवलप कंट्री है और अंडर डेवलप्ड कंट्री, हमारा देश डेवलप कंट्री में नहीं है, हमारे पीछे भी कई देश है जो विकसित में भी नहीं है, विकसित अंडर डेवलपमेंट में भी नहीं है। तो जब भोजन पकता है अलग अलग जगह, मान लो इंडिया में आप पका के खा रहे हो, कोई डेवलप कंट्री में खा रहे हो, और नॉन डेवलपिंग कंट्री में आप खा रहे हो, तो एटमॉस्फियर की कंडीशन के हिसाब से पकाए भोजन की स्थिति, उसका जो लास्टिंग पीरियड होता है वो काफी चेंज रहता है। आप कोई भी भोजन यहाँ इंडिया में पकाते हो, खाने के बाद जो थोड़ा बच जाता है तो आप फ्रिज में भी रख लेते हो, लेकिन फ्रिज में रखने के बाद दूसरे दिन में आप उसको यूज नहीं कर लेते हो, तो शाम को उसको फेंक देना पड़ता है, फ्रिज में रखने के बाद भी। इसके सामने आप विदेश में जाओ, डेवलप कंट्री, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, यूके, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ लोग हफ्ते में एक बार ही भोजन पकाते हैं और हफ्ते भर वही भोजन खाते हैं, हफ्ते से भी ज्यादा। वो भी फ्रिज में ही रखते हैं, हम भी यहाँ फ्रिज में रखते हैं। वो लोग हफ्ते हफ्ते 10-10 दिन खा सकते हैं, हम इतना लंबा नहीं खा सकते हैं। क्या वजह है? कौन बताएगा? अपने वीडियो ऑन रख के हमें बोले कि ऐसा क्यों होता है। इंडिया का क्लाइमेट गर्म है ना। नहीं, गर्म की वजह थोड़ी कम है, इसके अलावा एक दूसरा भी कारण है वहाँ पॉल्यूशन सर, एटमोसफियर अच्छा है क्लाइमेट तो का इसके तो लिए बात तो सही है कि बैक्टीरिया अच्छे टेम्परेचर रहते डाउन हैं। रहता है तो लंबा टिकता है भोजन। वहाँ पॉल्यूशन की वजह से एटमोसफियर अच्छा सारे। है पॉल्यूशन, सही और बात। और बैक्टीरिया अच्छा रहता है, वो भोजन को हाँ, सड़ने नहीं देते। हाँ, ये बात बहुत बड़ी है, लोगों को पता नहीं चलता है कि भी ये छोटी बात है लेकिन उसका इफेक्ट बहुत बड़ा है। इंडिया में सफाई के बारे में, गंदगी को कंट्रोल करने के बारे में, गटर व्यवस्था और पब्लिक की अवेयरनेस कम होने के कारण शहरी विस्तार में इतनी गंदगी, हवा में प्रदूषित हवा होती है कि आपने भोजन बनाया, खाने के बाद आपने जो बचा हुआ भोजन है वो, क्योंकि आप खाने के टाइम खाते हो इसी टाइम वो ठंडा भी हो जाता है, तब तो आप खा पाते हो, गरम गरम तो खा नहीं सकते। अब भोजन जब ठंडा होता है, नॉर्मल टेम्परेचर होता है, खाने के टेम्परेचर में आता है, तब हवा में इतने खराब बैक्टीरिया होते हैं वो अंदर घुसने लग जाते हैं, और वही भोजन आप फ्रिज में रखते हो तो दूसरे दिन फ्रिज में रहने के बावजूद भी वो सड़ना शुरू हो जाता है। इसके सामने जो डेवलप कंट्री है वहाँ सरकार
सफाई के मामले में बहुत एक्टिव होती है, अवेयर होती है, पब्लिक की हेल्थ बिगड़े नहीं इसके लिए। और विदेश में तो जो पानी नल में जो पानी आता है ना वो डायरेक्ट पीने वाला होता है। यहाँ तो हमारे गांधीनगर में अभी गटर का काम चल रहा है, नई गटर लाइन डाल रहे, उसका काम चल रहा है, और हमारा जो पानी आ रहा है वो अभी गंदा आने लगा है। तो यहाँ गवर्नमेंट, कॉन्ट्रैक्टर, अधिकारी, पब्लिक कोई फरियाद भी नहीं करता है कि भाई ये समस्या है, गंदा पानी आ रहा है, कहाँ लीकेज है, चेक करो, कोई पूछता भी नहीं। और विदेश में ऐसा नहीं चलता है, वहाँ सबकी जिम्मेदारी होती है, कॉन्ट्रैक्टर से लेके अधिकारी से लेके सबकी। और पब्लिक इतनी अवेयरनेस वाली है कि वहाँ भोजन भी एक्सपायरी डेट वाला कोई शॉप वाला रखता नहीं है। और इंडिया में तो एक्सपायरी हो गई है, पैकिंग बदल दो, फिर वही को वही भोजन वापस लोगों को बेच डालो। मानसिकता बहुत गलत है। तो विदेश में पकाया हुआ भोजन इतनी जल्दी नहीं सड़ जाता है जितना हमारे देश में सड़ जाता है। तो पॉल्यूशन से मरने वाले लोगों की संख्या के हिसाब से देखो तो सड़े हुए भोजन खा के लोग ज्यादा मर रहे हैं, जहां अवेयरनेस कम है वहां। तो भोजन गर्म करने से वो जल्दी सड़ने लगता है। यहाँ आपको चित्र में मूंग दिखाई दे रहे, स्प्राउट। आप अंकुरित मूंग को फ्रिज में रखो, 1 हफ्ते के लिए हर रोज आप थोड़ा थोड़ा खा सकते हो। लेकिन यही मूंग को आप कुकर में डालो, पकाओ। अच्छा, अब फ्रिज में रखो तो भी क्या हफ्ते के लिए खा सकते हैं? नहीं खा सकती। क्यों? स्प्राउट थे, अंकुरित थे, वो आप हफ्ते 10 दिन तक रख सकते हो। और वही कुकर में आप पकाते हो तो दूसरे दिन फेंक देना पड़ता है। क्यों ऐसा होता है? इसके पीछे का कारण यही है, जब पकता है भोजन तो उसका पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर जो सैचुरेटेड स्थिति में था वो अनसैचुरेटेड हो जाता है। फिर वो एटॉमिक स्ट्रक्चर टूट फूट जाता है, एक्टिव हो जाते हैं, एटम टूट जाते हैं, फिर उसके ऊपर सड़न होनी शुरू हो जाती है। तो गरम भोजन करने से सड़ने लगता है। अच्छा, भोजन गर्म करने से उसकी इफेक्ट कैसी बदल जाती है? गुजराती लोग दाल चावल बहुत खाते हैं। आप दाल चावल खाते हो, दाल में पानी है, चावल में पानी है, दोनों पकाया आप भोजन करते हो। पकाए दाल चावल खाने के बाद आपका शरीर 2-3 गिलास पानी मांगता है। अच्छा, यही दाल चावल आप बिना पकाए बना के खाओ, बिना पकाए दाल चावल हो सकते हैं क्या? कैसे बनाओगे, कोई जवाब देगा क्या? भिगो के। हम्म दाल को भिगो देना है, पकाना नहीं है। 2 घंटे आप पानी में भिगो के रखो, 2-3 घंटा, तो वो सॉफ्ट हो जाती है। ब्लेंडिंग कर लो उसको, क्रश कर लो। इसके अंदर मरी मसाले जो भी डालने हैं आपको, खट्टा तीखा मीठा जो भी स्वाद करना है सब कर लो, दाल तैयार, पकाने की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह चावल, नई सीजन वाले होगे चावल तो जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे।
मान लो पुराने चावल है तो उसको थोड़ा अगले दिन पानी में रखना पड़ेगा या 2 दिन रखना पड़ेगा, लेकिन खाने लायक तो हो ही जाएंगे। अब ये दो बिना पकाए दाल चावल आपने बनाए और आप खाइए। आप बिना पकाए दाल चावल खाओगे तो आपका शरीर एक घूंट पानी नहीं मांगेगा, और पकाया दाल चावल खाओगे तो आपका शरीर 1-2 गिलास पानी मांगेगा। तो इसमें क्या हुआ कि जब पक गया दाल और चावल तो दोनों एसिड हो गए, आपके शरीर में जाता है। शरीर की खून की पीएच वैल्यू अल्कलाइन रहनी चाहिए। जैसी पीएच वैल्यू चेंज होने लगती है, शरीर ऑर्डर करता है पानी डालो डाइल्यूट करो, पानी डालो डाइल्यूट करो। तो आप जब कच्चे दाल चावल खाते हो बिना पकाए तो शरीर पानी नहीं मांगता है, और पका के खाते हो तो शरीर पानी मांगने लगता है। दाल चावल पानी वाली है फिर भी। तो पकने से पूरी भोजन की एटॉमिक स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाती है और ज्यादातर एसिड बन जाते हैं। अच्छा, पकाए भोजन खाने से शरीर में पथरी से लेके मोतियाबिंद तक शरीर में समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। आपने कभी कोई कुत्ते का मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया हुआ देखा है क्या? કૂતરાની મોતિયાના ઓપરેશન કર્યા હોય એવું ખ્યાલ છે કોઈને? हम्म, नहीं। अच्छा, कौन से कुत्ते को मोतियाबिंद का ऑपरेशन करना पड़ता है? जो कुत्ता सेठ के साथ बंगले में रहता हो, सेठ पूरी जिंदगी जो खाता है वो कुत्ते को भी खिलाता है, सेठ को भी मोतियाबिंद हो जाता है और उसके कुत्ते को भी हो जाता है। और अहमदाबाद में मोतियाबिंद के ऑपरेशन कुत्ते के होते हैं। क्यों हुआ, ये समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, कई लोगों को पथरी की समस्या होती है। उन लोगों को टमाटर और पालक खाने से मना किया जाता है। क्यों मना किया जाता है? सबको पता है कि भी पालक और टमाटर में ज्यादा क्षार होता है, मिनरल्स ज्यादा है, सॉल्ट ज्यादा है, इसके कारण उसको नहीं खाना है। सबको पता है। हम टमाटर का ही एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपको एक प्रयोग करना है। टमाटर लेना है, उसका गरम गरम सूप बनाना है, 3 गिलास हर रोज आप पियो। 6 महीने तक आप 3-3 गिलास टमाटर का सूप गरम गरम पियो। 6 महीने बाद आपकी बॉडी चेक कराओ, आपकी किडनी में बड़ी बड़ी पथरी मिलेगी। अच्छा, इसके सामने आप कच्चे टमाटर ले आओ बिना पकाए। जितने 3 गिलास टमाटर के सूप के लिए जितने टमाटर आप इस्तेमाल करते थे, इतने ही टमाटर खाने का, लेकिन उसको उबालना नहीं। 6 महीना कंटिन्यू खाओ। 6 महीने बाद चेक कराओ, आपकी किडनी में नई पथरी नहीं बनेगी। मान लो आपने टमाटर थोड़े खट्टे खट्टे खाए, तो आपकी किडनी में पहले से कोई पुरानी पथरी है तो धीरे धीरे पिघल के उसकी साइज छोटी हो गई होगी और पिघल गई होगी। तो टमाटर को गर्म करके खाते हैं तो पथरी बनती है, मोटी बनती है, बड़ी बनती है। और टमाटर को कच्चे खट्टे टमाटर खाते हैं तो पथरी पिघलती है। ऐसा क्यों होता है? अच्छा, पथरी कौन बनाता है, टमाटर या टमाटर में रहा सॉल्ट?
सॉल्ट। सॉल्ट सॉल्ट। सॉल्ट बनाता है तो टमाटर में सॉल्ट था। आपने टमाटर को गर्म करके खाया तो वो टमाटर का सॉल्ट कैल्सिफिकेशन होके पथरी में कन्वर्ट होता है। लेकिन वही टमाटर जिसमें सॉल्ट है, वही टमाटर बिना पकाए आप कच्चे खाते हैं तो उसकी पथरी नहीं बनती। तो इसमें प्रॉब्लम क्यों हुआ, पता चला कि भी जो सॉल्ट है टमाटर का, वो जब गर्म होता है तो वो कैल्सिफिकेशन में कन्वर्ट होने लगता है और ठंडा होने के बाद वो उसके क्षार के पोपड़े बनने लगते हैं जो पथरी हो जाती है। अब किडनी में पथरी तो बाद में होती है, लेकिन आप जो गर्म टमाटर खाते हो तो टमाटर का क्षार शरीर में जाने के बाद आपके लीवर में भी जमता है, आपकी खून की नलियों में भी जमता है। खून की नलियों में कैल्सिफिकेशन होता है, खून की नलियों के अंदर कैल्शियम का एक लेयर होने लगता है और वो हार्ड हो जाती है। फिर खून की नलियों की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। फिर बीपी की समस्या शुरू हो जाती है। तो टमाटर को गरम करते हैं तो टमाटर का जो सॉल्ट है वो गरम होके जाता है, इसीलिए नुकसान होता है। अच्छा, आप ये ठंडी की मौसम चल रही है, आप स्नान करने के लिए हर रोज कई लोगों के घर में पानी बर्तन में गर्म करने की व्यवस्था होती है, करते हैं लोग। अच्छा, आप पानी हर रोज जो बर्तन में उबालते हो तो वो बर्तन की दीवारों पे क्षार जमता है कि नहीं जमता है? जमता है। जमता है। अच्छा, ये जो पानी उबाल रहे हो इसमें तो आप नमक नहीं डाल रहे हो, फिर भी दीवारों के ऊपर क्षार जम रहा है। मान लो वही पानी में आप नमक डाल डाल के उसके उबालते तो बर्तन की दीवारों पे कितना क्षार जम जाएगा? बहुत ज्यादा जमेगा कि नहीं जमेगा? हम्म। बस यही गलती हम हर रोज करते हैं। हम जितनी भी भोजन पकाते हैं, भोजन पकाने से पहले नमक डालते हैं भोजन के अंदर, उसको उबालते हैं, गरम करते हैं भोजन को, और भोजन के साथ जो नमक गरम होके शरीर में जाता है वो आपके शरीर के अंदर जाने के बाद आपको आपके शरीर में वो कैल्सिफिकेशन शुरू हो जाता है। खून की नलियां हार्ड हार्ड हो जाती है, लीवर में जमता है, आपके पैंक्रियाज में जमा होता है, आपकी किडनी में जमा होता है, और पूरी जिंदगी खा खा करते हैं तो आंखों में मोतियाबिंद के रूप में आता है। तो जो कुत्ता लोग सेठ के साथ बंगले में रहता है तो उनको भी मोतियाबिंद हो जाता है। नमक को कभी गर्म करके नहीं खाना चाहिए। नमक गर्म होता है तो क्या होता है दूसरी, यहाँ आपको एक चित्र में दिखाई दे रहा हूं। यहाँ दो चित्र है, एक है सैंड और दूसरा ऊपर वाला है वो खेत का चित्र है। अच्छा, सैंड जो है वो दरिया किनारे, समुद्र के किनारे आप जाते हो चौपाटी पे तो वहां आपको चौपाटी के ऊपर आपको ऐसी रेती दिखती है, सैंडी सॉइल दिखती है। आप लोग समुद्र के किनारे तो गए हो चौपाटी पे, तो आपको वैसा देखने को मिलता है। अच्छा, अब समुद्र के किनारे आप जाते हो चौपाटी पे घूमते हो तो रेती आपको दिखाई दे रही है, लेकिन रेती के ऊपर आपको कहीं क्षार के पोपड़े नहीं दिखाई देंगे। अच्छा, मान लो हमारे गुजरात में सौराष्ट्र में जाइए, बनासकांठा में जाइए, कच्छ में जाइए, तो वहां खेत में जाइए, वहां खेत में जो पानी खेतों में पियत करते हैं खेडूत, वो पानी खेत में डालते हैं। खेत में यहाँ जो चित्र में दिख रहा है ना, ऐसे जमीन के ऊपर सफेद कलर के लेयर दिखते हैं, क्षार के पोपड़े दिखाई देते हैं। अच्छा, खेडूत जो जमीन में पियत करता है अपनी जमीन में, वो जो पानी निकाल रहा है वो पानी
उसका टीडीएस होता है एवरेज 2000 से लेके 3000 तक। और यहाँ खेत में आपको क्षार के पोपड़े दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, आप समुद्र किनारे जाते हैं, आप वहाँ चौपाटी पे घूम रहे हो, वहाँ चौपाटी की रेती पे आपको कहीं क्षार के पोपड़े नहीं दिखाई दे रहे। समुद्र का पानी का टीडीएस कितना होता है? अंदाजित कितना होगा, बोलो कोई। समुद्र का पानी कितना खारा होता है? काफी खारा होता है, पर टीडीएस नहीं पता है सर हमें। नहीं, खेत में जो पानी खेत में लगा रहा है वो तो आप पी सकते हो, ऐसा होता है। तो खेत में जो पानी डाल रहा है खेडूत, वो 1500, 2000, 1000 से लेके 2000 टीडीएस का होगा, ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, लेकिन वो पानी खेत में जो पियत हो रही वो पानी तो आप पी सकते हो। समुद्र का पानी आप पी सकते हो? नहीं। तो इसमें कितना टीडीएस होगा? खेडूत का जो खेती का पानी है इससे वो ज्यादा। 2000 का होगा, मान लो। तो समुद्र का तो 10,000 टीडीएस होगा कि नहीं होगा? हाँ। अब समुद्र का 10,000 टीडीएस वाला पानी है, तो समुद्र के किनारे चौपाटी पे आपको ज्यादा क्षार दिखना चाहिए या खेतों में ज्यादा दिखना चाहिए? समुद्र के किनारे तक दिखना चाहिए। लेकिन हमको दिखाई दे रहा है खेतों में, समुद्र के किनारे नहीं दिखाई दे रही। हम्म। क्यों है ऐसा? धूप की वजह से वो गर्म होता है, इसके लिए हाँ, कैल्सिफिकेशन होता है। सही है। बस यही बात समझनी है आपको। नमक जब भी गर्म होता है, चाहे पानी में भी टीडीएस तो है ही, आप पानी जो पी रहे हो वो मीठा क्यों लग रहा है? क्योंकि इसके अंदर 300, 400, 500 टीडीएस है, इसीलिए आपको मीठा लग रहा है। अब पानी में से टीडीएस बिल्कुल निकाल दो, जीरो टीडीएस कर लो, आप पानी पी ही नहीं पाओगे, इतना कड़वा कड़वा लगेगा। लगेगा। हम्म। सर तो बोलो। फिर दरिया का पानी गर्म तो होता ही होगा ना धूप की वजह से। गर्म तो होगा, लेकिन जमीन पे जो पानी फ्लड इरिगेशन किया है उसके ऊपर जो सूर्य का ताप, धूप पड़ती है, गर्मी पड़ती है, तो वो जमीन वाला जो पानी है वो जल्दी सूख जाता है। तो क्षार गर्म होके सूखता है, इसीलिए कैल्सिफिकेशन हो जाता है। लेकिन दरिया में इतना विशाल पानी का भंडार है कि वहाँ कितनी भी गर्मी पड़े, 50 डिग्री टेम्परेचर में भी समुद्र का पानी 1 डिग्री टेम्परेचर नहीं बढ़ता। इसीलिए समुद्र का पानी खारा है, फिर भी वो पानी कैल्सिफिकेशन में इतनी आसानी से कन्वर्ट नहीं होता है। तो जब भी नमक गर्म होता है, गर्म होके शरीर में जाएगा, तो शरीर के हर एक ऑर्गन में अलग अलग जगह वो जमा होने लगता है। नमक को कभी भी गर्म करके नहीं खाना चाहिए। भोजन के समय आपको ऊपर से नमक डाल के खाना चाहिए। लेकिन दुनिया भर के डॉक्टर कहते हैं और लोग मगज में फिक्स करके बैठे हैं कि नमक भोजन के टाइम ऊपर से नहीं लेना चाहिए। सब लोग यही मानते हो? जी सर। डॉक्टर क्यों ऊपर से नमक नहीं लेने के लिए कह रहे हैं? बीपी की वजह इसकी से। वो इसीलिए कहते हैं कि भाई आपने भोजन पकाने के टाइम नमक डाल के रखा है और खाने के टाइम ऊपर से दोबारा नमक नहीं डालना है, यानी नमक का डबल डोज नहीं करना है। ये बात कहने के लिए उन लोगों ने ये बोला कि भाई ऊपर से नमक नहीं डालना चाहिए। तो डॉक्टर ये कहना चाहते थे कि भाई भोजन पकाने के टाइम नमक डालना है,
खाने के टाइम ऊपर से डबल डोज मत करो। कहने का मतलब ये था। लेकिन हमने बात को क्या पकड़ के ले लिया कि नमक ऊपर से नहीं लेना चाहिए। बात का बकंतर हो गया। कैसे? मान लो आपने कोई गधे के आगे शराब की बाल्टी भर के रख दी। गधा शराब नहीं पिएगा। तो उसको देख के एक व्यक्ति ऐसा बोलता है कि भाई ये गधा भी शराब को नहीं पीता है, हमको नहीं पीना चाहिए। लेकिन दूसरा व्यक्ति ऐसा बोलता है ये तो गधा है इसीलिए नहीं पी रहा है, हमको तो पीना चाहिए। एक ही घटना, एक ही बात का दो मतलब निकालने में मनुष्य से माहिर कोई नहीं है। अर्थघटन उल्टा करते हैं। तो यहाँ डॉक्टरों ने बोला इसीलिए कि भाई आप डबल डोज मत करो। लेकिन उन्होंने भाषा ऐसी इस्तेमाल की कि खाने के टाइम ऊपर से नमक नहीं डालना है। क्योंकि उनको पता है डॉक्टर को कि भाई सब लोग भोजन पकाने के टाइम नमक डाल के ही पकाते हैं। इसीलिए ऊपर से नहीं डालना है, यानी डबल डोज नहीं करना है। लेकिन लोगों ने मतलब क्या पकड़ के रखा? नमक ऊपर से नहीं डालना है, बस पकाने के टाइम ही डालना है, ऊपर से नहीं डालना है, ये मतलब निकाल दिया। एक्चुअली नमक आप खाने के भोजन बनाने के टाइम मत डालो। आप खाने बैठो उस टाइम ऊपर से आप डालो। तो ये जो नमक गर्म नहीं होगा वो शरीर में जाके कैल्सिफिकेशन नहीं होगा, जमेगा नहीं। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? मान लो आपने खिचड़ी बनाई है बिना नमक की। अब आप ऊपर नमक डाल के खाने जाओगे खिचड़ी, तो क्या होगा? एक चम्मच में ज्यादा नमक आएगा और दूसरे चम्मच में कम नमक आएगा। एक प्रॉब्लम होता है। इससे बचने का आसान रास्ता क्या है कि भोजन के टाइम खिचड़ी में सीधा नमक नहीं डालने का। जितना नमक डालना है उतना पहले चम्मच में पानी ले लेने का, फिर नमक डालने का, पानी में पहले नमक को पिघला देने का, फिर वो नमक वाला पानी खिचड़ी में डालो और फिर मिक्स करो, तो सब जगह मिक्स हो जाएगा। मनुष्य लोग सबसे ज्यादा और शरीर में समस्याएं पैदा होने की ये सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग। नमक गर्म होके शरीर में जाएगा, शरीर की हर टिश्यू, हर सेल, हर ऑर्गेन, सब जगह नमक जमता है, जमता है, जमता है। और सबसे ज्यादा तो लीवर में जमता है। लीवर बहुत बड़ा होता है। और लीवर में जब नमक जमता है तो लीवर के अंदर सफेद कलर के क्षार के पोपड़े हो जाते हैं नमक के। तो नमक को गर्म मत करो। भोजन गर्म करने से हर एक भोजन के अंदर जो जो न्यूट्रिशन है, जो अच्छी काम की चीजें है, वो सब में, जैसे नमक को गर्म करते हैं तो नमक का पूरा पूरा जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है पहले स्थिर होता है जब ठंडा होता है तब। लेकिन गर्म होने के कारण वो एक्टिव हो जाता है, टीडीएस। और वो एक्टिव होने के बाद मान लो आपने कोई बॉयलर में पानी उबालते हो, तो बॉयलर में से जो पानी बाहर निकलता है वो सब पाइप के अंदर आप चेक करोगे ना, तो क्षार इतना जम जाता है, पूरी पाइप ब्लॉक हो जाती है, इतना क्षार जम जाता है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि पानी का जो टीडीएस था वो गर्म हुआ, इसीलिए कैल्सिफिकेशन हुआ। तो नमक एक्टिव होता है गर्म होने के कारण। સર ગીઝરમાં પણ એવું થતું હોય છે ને? क्या? ગીઝરમાં એવું થતું હોય છે। हाँ, गीजर में भी होता है। गीजर की हाँ, जो पानी अंदर એટલે जाने સફાઈ वाली કરાવવી पाइप પડે। होती है हाँ ना, पानी, इसमें हाँ। क्षार नहीं जमेगा। लेकिन जो पानी बाहर आ रहा है गर्म होके, उसके अंदर आपको क्षार जम जाएगा। हम्म।
तो ये गर्म गर्म होता है इसीलिए हो रहा है। तो जो नमक शरीर में गर्म होके जाएगा तो वो भी तो जमेगा ही, सीधा सा नियम है। और लीवर में जो नमक जमता है ना वो शरीर में सबसे ज्यादा नुकसान करता है। क्यों? क्योंकि लीवर ही पूरे शरीर में जितने केमिकल्स का प्रोसेसिंग करना है वो सारा लीवर करता है। विटामिन्स का स्टोरेज भी लीवर करता है, कैलोरी का स्टोरेज भी लीवर करता है। तो जितना नमक जम जाता है उतना लीवर डैमेज होता है, फिर लीवर की कैपेसिटी खलास होती जाती है। स्टोरेज नहीं रहता है, कैलोरी का स्टोरेज नहीं होता है, विटामिन्स का स्टोरेज नहीं कर पाता है, केमिकल प्रोसेसिंग जो करना है शरीर के लिए वो नहीं कर पाता है। फिर अलग अलग छोटी छोटी समस्याएं शुरू हो जाती है। तो लीवर में जो लोग पका के नमक खाते हैं उनके लीवर में क्षार जमा होगा होगा होगा। और लीवर में ज्यादा क्षार जमा होने से बैटरी चार्ज होनी कम हो जाती है। और लीवर में जो हम भोजन खाते हैं इसमें जितना एक्स्ट्रा भोजन होता है वो सारा एक्स्ट्रा भोजन लीवर में स्टोरेज होता है चर्बी बन के। लेकिन लीवर में नमक नमक जम जाता है तो फिर वो स्टोरेज नहीं हो पा रहा है, और स्टोरेज नहीं होता है लीवर के अंदर एनर्जी का। फिर आप एक दिन भोजन नहीं करते हो तो चक्कर आने लग जाते हैं। लीवर में इतनी कैपेसिटी होती है कि आप 9 9 दिन तक भोजन नहीं करो तो भी आपका ब्लड शुगर लेवल कम ना होने दे। लीवर का फंक्शन समझना बहुत जरूरी है। लीवर को थोड़ा मैं समझा देना चाहता हूँ। लीवर क्या क्या काम करता है, कैसे काम करता है। लीवर 3 प्रकार का काम करता है। एक तो कैलोरी का स्टोरेज, केमिकल का प्रोसेसिंग, विटामिन्स का स्टोरेज। मान लो आपने चावल खाए तो चावल में कार्बोहाइड्रेट्स है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स को सादी भाषा में आप शुगर भी कहते हो, कह सकते हो, ग्लूकोज भी कह सकते हो। हमारा जो खून होता है 5 लीटर शरीर में, आप शरीर का खून निकाल दो 5 लीटर का केरबा भरेगा। किसी पतले का 4.5 लीटर होगा, मोटे का 5.5 लीटर होगा। हमारे शरीर में जो खून घूमता है इसके अंदर शुगर का लेवल होता है, उसको ग्लूकोज कह सकते हो आप। ग्लूकोज का काम है हमारे शरीर के हर एक सेल को कैलोरी देना, शक्ति के लिए खुराक के रूप में काम आता है। वनस्पति के जो क्लोरोफिल होते हैं पत्तियों में, वो पहला काम क्या करता है? हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, जमीन में से पानी लेता है, सूर्य की प्रकाश लेता है, अग्नि तत्व लेता है। ये तीनों को इकट्ठा करके पहला जो एटम बनता है ना वो ग्लूकोज होता है। वो कैलोरी होती है, शक्ति होता है। तो हमारे शरीर को भी जिंदा रहने के लिए ग्लूकोज चाहिए। लेकिन हमारे खून के अंदर जो ग्लूकोज की क्वांटिटी होती है मैक्सिमम, वो क्वांटिटी की एक मर्यादा होती है। भाई इससे ज्यादा शुगर यानी ग्लूकोज ज्यादा आप खून में नहीं रख सकते। नॉर्मल व्यक्ति के 5 लीटर खून में से आप पूरा शुगर निकाल दो और उसका वजन करो तो वजन कितना होगा पता है आपको? सिर्फ 5 से लेके 7 ग्राम। आपके खून के अंदर 5 लीटर खून में 7 ग्राम से ज्यादा शुगर कभी शरीर रख नहीं सकेगा। और ज्यादा शुगर रखेगा तो पेशेंट कोमा में जा सकता है, मगज की सारी क्रियाएं बंद हो सकती है। अब मान लो आपने 100 ग्राम चावल खाया या 100 ग्राम गुड़ खा लिया आपने, तो 100 ग्राम शुगर आपके लोही में खून में गया। और 100 ग्राम खून में गया शुगर, खून के अंदर मर्यादा है 7 ग्राम शुगर रखने की, और खून में आ गया 100 ग्राम, तो ज्यादा शुगर हो गया। तो ये शुगर जो ज्यादा एक्सेस हो गया वो शुगर को कम करने के लिए भगवान ने
हमारे शरीर में एक पैंक्रियाज नाम का ऑर्गन दिया हुआ है, जो आपके स्टमक और आपकी बड़ी आंत के बीच में लंबा सा पत्ती जैसा आकार का लंबा पैंक्रियाज होता है। हो सकता है तो मैं यहाँ को चित्र में भी दिखा दूं। यहाँ देखो, ये रेड कलर का जो दिख रहा है वो लीवर है। ये आपकी अन्न नली है, ये जठर है। माउस घूम रहा है, दिख रहा है ना। जी सर। तो ये जो माउस घूम रहा है वो आपका स्टमक है। स्टमक के ऊपर लाल रंग का लीवर है। ये स्टमक से डबल साइज का होता है। ये लीवर के अंदर से एक ग्रीन कलर की पाइप निकल रही है, और इसके साथ ये फुग्गा जो दिख रहा है बॉल टाइप का, ये ग्रीन कलर का गोल्ड ब्लेडर है। ये ग्रीन कलर की पाइप आपकी स्टमक और छोटी आंत के जॉइंट पे वो जॉइंट हो रहा है। अच्छा, ये स्टमक और ये लाल कलर का जो बड़ी बड़ी आंत है, ये जठर और बड़ी आंत के बीच में आपको ये हरे रंग का एक छोटा सा पत्ती आकार का लंबा सा पेंक्रियास दिखाई दे रहा है। तो जब आप भोजन करते हो, मान लो आपने 100 ग्राम गुड़ खाया, गुड़ आपके खून में गया आंतों से, खून में 100 ग्राम शुगर बढ़ गया। खून के अंदर 7 ग्राम से ज्यादा शुगर आप नहीं रख सकते, शरीर नहीं रख सकता। तो भगवान ने ये पैंक्रियाज का ऑर्गेन बना के रखा है। उसमें अल्फा और बीटा नाम के सेल होते हैं। इसमें से एक टाइप के सेल जो होते हैं वो इंसुलिन पैदा करते हैं। वो इंसुलिन खून में जाता है, आपका जो शुगर होता है उसको वो चर्बी में कन्वर्ट करता है, और वो चर्बी खून के साथ आपके लीवर में जाता है, और लीवर में उसका स्टोरेज हो जाता है। तो पैंक्रियाज आपका जो शुगर है उसको कंट्रोल करके वो शुगर को चर्बी में कन्वर्ट करके लीवर में भेज देता है। फिर आपका खून में जो बढ़ गया हुआ शुगर लेवल डाउन हो जाता है और मैनेज हो जाता है। लेकिन जिनके पैंक्रियाज काम नहीं कर रहे, पैंक्रियाज में से इंसुलिन पैदा नहीं हो रहा है, उनके खून में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। नॉर्मल केस में हमारा 100-120 शुगर लेवल होना चाहिए, इसकी जगह 300 400 500 तक पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो पैंक्रियाज है वो काम नहीं कर रहा है। अच्छा, अब मान लो आपने एक दिन के लिए भोजन नहीं किया। अब आपके खून के अंदर 7 ग्राम शुगर ज्यादा से ज्यादा होती है। अब पूरे दिन आपने भोजन नहीं किया और आपने शारीरिक श्रम किया, तो आपकी खून की जो 7 ग्राम शुगर थी वो धीरे धीरे कम होने लगती है। अब कम होगी तो लो शुगर हो जाएगी, चक्कर आ जाता है व्यक्ति को। तो उसी टाइम फिर क्या करता है आपका छोटा मगज, वो ऑर्डर देता है किसको? पैंक्रियाज को। पैंक्रियाज का दूसरा जो सेल है वो ऐसा इंसुलिन बनाना शुरू करता है कि वो इंसुलिन चर्बी के रूप में जो कैलोरी आपके लीवर में पड़ी थी उसको तोड़ के वो शुगर बनाता है, और वो खून में वापस डालता है। तो आपका ब्लड शुगर मैनेज करने में दो पार्ट काम करते हैं, एक लीवर और एक पैंक्रियाज।
लीवर का काम है स्टोरेज करना, पेंक्रियाज का काम है शुगर को चर्बी बना के लीवर में डालना, और जब जरूरत पड़े शुगर का लेवल खून में कम हो जाए तब लीवर में से शुगर को तोड़ के खून में वापस डालने के लिए दूसरा इंसुलिन बनाना। ये दोनों काम आपका पेंक्रियाज करता है, और स्टोरेज का काम आपके लीवर में सर होता है। कुछ भी नहीं सुनाई दिया। सर कुछ भी नहीं सुनाई दिया, फिर से एक बार एक्सप्लेन कीजिए ना। कब, कहाँ सुनाई से नहीं देता है सुना? सब, सब सुनाई देता है। तो आपके वहां कोई दिक्कत ત્યાં होगी? यहाँ બરાબર સંભળાય છે, नेटवर्क का બરાબર का इश्यू। સંભળાય છે। नेट का इश्यू होगा आपके वहां। बराबर समझाइए। हाँ। यहाँ समझ में आया आपको मैंने जो बताया वो, कि आप जब भी ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो, अनाज खाते हो, चावल खाते हो, तो वो आपके खून में सीधा नहीं रह सकता। खून में गया तो उसकी चर्बी बना के उसको लीवर में भेजना पड़ता है। अब पैंक्रियाज को क्या करना पड़ रहा है, इंसुलिन बनाना पड़ता है। वो शुगर को चर्बी बनाएगा, लीवर में भेजेगा। अच्छा, आप पूरे दिन भोजन नहीं करोगे तो 7 ग्राम जो शुगर का लेवल था खून में वो कम होने लगता है। जब कम होने लगता है तो आपका पैंक्रियाज दूसरा एक इंसुलिन बनाता है। वो लीवर में जो स्टोरेज करके चर्बी रखी थी उसको तोड़ के वापस शुगर बना के आपके खून में भेजता है। अब आपने गरम कर करके नमक खाते रहते हो तो वो नमक आपके पैंक्रियाज में भी जमता है और आपके लीवर में भी जमता है। अब जितना नमक लीवर में जम जाता है उतना स्टोरेज की कैपेसिटी कम हो जाती है लीवर की, और लीवर की कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी कम हो जाती है, बैटरी चार्ज ही नहीं होती है। जब आपको पूरे दिन आप भोजन नहीं करते हो तो आपके खून में जो लीवर में स्टॉक ही नहीं है, तो फिर वापिस आ क्या सकता है? कुछ नहीं आ सकता। फिर आपको चक्कर आने लगते हैं। पेंक्रियाज काम नहीं करता है, मान लो लीवर सही है लेकिन पेंक्रियाज काम नहीं कर रहा है तो भी ब्लड ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा। બીનાબેન તમારે મ્યુટ કરી દો ને પ્લીઝ। तो અહીંયા અવાજ નહીં આવતો ને એટલે કહેવા માટે જ અનમ્યુટ કર્યું છે। कोई बात नहीं। अब आप जब नमक को गर्म कर करके खाते हैं तो सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है आपके लीवर में, दूसरी इफेक्ट होती है आपके हार्ट की नलियों में, तीसरी इफेक्ट होती है आपकी पेंक्रियाज में, चौथी इफेक्ट होती है आपके गोल ब्लेडर में स्टोन बनने लगते हैं। आपके पैरों के तलवे में जो क्षार होता है गरम हुआ नमक, वो आपके तलवों में क्षार के रूप में जमता है। हमारे पैर के जो तलवे होते हैं इसके अंदर हमारे शरीर के एक एक ऑर्गेन का पॉइंट होता है, एक्यूप्रेशर पॉइंट। अब ये एक्यूप्रेशर पॉइंट के ऊपर ये नमक जम जाता है, फिर वो एक्यूप्रेशर पॉइंट काम करना छोड़ देता है, फिर आपके ऑर्गेन की वर्किंग कैपेसिटी खत्म होने जाती है, धीरे धीरे खत्म होने लगती है। तो ये पैरों के तलवों में जो क्षार जमता है उसको तोड़ने के लिए स्टोन थेरापी नामनी प्लेट आती है। परसाना थेरापी प्लेट का नाम सुना होगा तो आप देख लेना, नहीं सुना है तो गूगल पे चेक कर लेना। उसकी जो एक्यूप्रेशर की जो प्लेट आती है वो बड़े बड़े स्टोन के नदी के पत्थर के जैसे आकार वाली होती है। तो उसके ऊपर चलने से पैरों के अंदर जो क्षार के पोपड़े जमे हैं वो टूटते हैं, वो टूटने से एक्यूप्रेशर पॉइंट खुले हो जाते हैं, फिर वो एक्टिव हो जाते हैं। प्लेट का नाम क्या बताया सर? परसाना एक्यूप्रेशर प्लेट। ओके। विजयभाई परसाना की हाँ, आती है। विजय परसाना वाले का प्लेट है वो। तो मनुष्य जो नमक खाता है वो शरीर में जाके सब जगह जमता है, हाथ में नहीं जमता क्योंकि पूरे दिन आप उंगलियां हिलाते हो, हाथ से काम करते रहते हो, इसीलिए हाथ के पंजे के अंदर वो जमता नहीं है नमक। लेकिन पैर में तो घर में भी स्लीपर पहन के पहनते घूमते हो, बाहर निकलते हो तो बूट पहन के निकलते हो, तो आपके पैरों के तलवे को तो कहीं प्रेशर आता ही नहीं, तोड़ने का कोई मौका ही नहीं मिलता, इसीलिए बिना जूते ही घूमना चाहिए।
और ये परसाना जिम वाला विजय भाई है ना, वो तो जूता ही नहीं पहनता। वो तो खुले पैर ही सब जहां भी जाएगा खुला पैर घूमता है। वो गौ सेवा का बड़ा भक्त है। तो नमक गर्म करने से नमक एक्टिव हो जाता है, वो कैल्सिफिकेशन में कन्वर्ट होने लगता है और शरीर के हर एक ऑर्गन में जाके जमने लगता है। और पूरी जिंदगी खा खा करते हैं तो हमारी आंखों में मोतिया के रूप में आ जाता है। तो लीवर क्लिंजिंग में नमक को तोड़ने का है, एक ये काम करना है। अच्छा, आगे भोजन को गर्म करने से और क्या होता है? मान लो आपने हरी पत्ती को गर्म किया, तो अब हरी पत्ती जब गर्म होती है तो उसका जो क्लोरोफिल है, यहाँ क्लोरोफिल देखो। अब क्लोरोफिल, सर हरे रंग का जो क्लोरोफिल है, वो जब गर्म होगा तो उसके आसपास का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है ये सारा टूटता है, ये टूट जाता है। तो ये क्लोरोफिल टूटा हुआ क्लोरोफिल शरीर में जाता है। शरीर में जाने के बाद वो टूटा हुआ हीमोग्लोबिन बनता है। और टूटा हुआ हीमोग्लोबिन होगा तो हीमोग्लोबिन दो काम करता है। क्या काम करता है? कि आप फेफड़ों में से जो प्राण वायु लेते हो, वो प्राण वायु हीमोग्लोबिन उसको ऑक्सीजन को पकड़ता है। और ऑक्सीजन वाला एटम जो हीमोग्लोबिन पकड़ के रखता है, वो हीमोग्लोबिन खून में घूमता है और आपके शरीर के जहां जहां मसल से सेल है, टिश्यू है, जहां ऑक्सीजन की खपत ज्यादा हो, वहां जाके वो रिलीज करता है। आप दौड़ रहे हो तो आपके पैरों के मसल के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो वो ऑक्सीजन आपका खून कहाँ से लाता है? फेफड़ों से। तो वो हीमोग्लोबिन फेफड़ों से ऑक्सीजन को पकड़ के आपके पैरों के मसल तक ले जाता है और मसल वही ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। साथ साथ में जो हीमोग्लोबिन होता है वो ग्लूकोज को भी पकड़ के मसल्स तक ले जाता है। और मसल्स क्या करता है? हीमोग्लोबिन के साथ जो ऑक्सीजन गया, हीमोग्लोबिन के साथ जो शुगर गया, वो दोनों को मसल में जलाया जाता है ऑक्सीजन की हाजिरी में। और ऑक्सीजन की हाजिरी में जो ग्लूकोज जलता है, वो जलने के कारण उसमें शक्ति पैदा होती है। और ये शक्ति के कारण आपके मसल्स काम करते हैं और आपका पैर भागने का काम करता है, आप दौड़ पाते हो। अच्छा, आप दौड़ रहे हो तो मसल के अंदर ऑक्सीजन खर्च हो रहा है, कार्ब शुगर का खर्च हो रहा है, शुगर का बर्निंग हो रहा है, जलाया जाता है शुगर को, ग्लूकोज को। तो अब ग्लूकोज को जलाओगे तो धुआं तो निकलेगा ही, कोई भी चीज को जलाओगे तो धुआं निकलेगा। तो आपके मसल के वहाँ मसल्स के अंदर क्या होता है? ग्लूकोज जल गया ऑक्सीजन की हाजिरी में तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ पैदा हुआ वहीं से हीमोग्लोबिन वो कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ता है और आपके फेफड़ों तक ले जाता है। और फेफड़ों में ले जाके वहां छोड़ता है उसको बाहर निकालने के लिए। तो फेफड़ों से ऑक्सीजन को हर एक सेल, मसल, टिश्यू तक ले जाने का काम हीमोग्लोबिन करता है। और वही हीमोग्लोबिन टिश्यू सेल में से कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ के निकाल के आपके फेफड़ों तक ले जाने का काम करता है। लेकिन आप जब क्लोरोफिल को गर्म करते हो तो क्लोरोफिल का एटॉमिक स्ट्रक्चर टूट फूट हो जाता है, फिर आपका हीमोग्लोबिन ये काम भी सही तरह नहीं कर पाता है। तो क्लोरोफिल को कभी गर्म करके नहीं खाना चाहिए, नहीं तो आपके शरीर में जो हीमोग्लोबिन बनेगा वो सही नहीं बनेगा। अब हीमोग्लोबिन गर्म होने से, क्लोरोफिल गर्म होने से सही हीमोग्लोबिन नहीं बनता है। तो गर्म करने से एक ये भी नुकसान है। अच्छा, लोगों को हार्ट अटैक आता है, क्यों आता है? तो वहां भी समस्या क्या है? तेल को गर्म करके खाने से। अच्छा, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। आपको क्या करना है? एक प्रयोग करना है। आपको एक प्रयोग करना है। गुजरात में
मूंगफली की खारी सींग बहुत मिलती है, और इसमें इसमें भी भरूच की खारी सींग तो बहुत प्रख्यात है, बड़े बड़े दाने वाली होती है। आपको एक प्रयोग करना है। 100 ग्राम खारी सींग सेकी हुई मूंगफली की आपको हर रोज खाने की शुरू करनी है। 6 महीने के लिए आप खाओ, और आप देखो कि भी ये खाने से शरीर में क्या चेंज आया, क्या इफेक्ट आई। प्रयोग करना है आपको खुद को। आप जैसे खाना शुरू करोगे, दूसरे या तीसरे दिन आपको पता चल जाएगा आपकी एसिडिटी फुल होने लगी है, बढ़ने लगी है, 3 ही दिन में। 6 महीने तक आपने खाया हर रोज 100-100 ग्राम खारी सिंह। 6 महीने बाद आपकी बॉडी चेकअप कराओ, आपके खून में फुल कोलेस्ट्रॉल, खराब कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ा हुआ आएगा, आपके हृदय की नलियों में ब्लॉकेज शुरू हो गए होंगे। और मान लो आपने 100-100, 200-200 ग्राम सिंह 2 साल के लिए खाया, तो हो सकता है आपको हार्ट अटैक में मार गिराएगी। सेकी हुई सिंग रोज 100 या 200 ग्राम खाने से 2 साल में हार्ट अटैक आ सकता है, इतने ब्लॉकेज हो जाएंगे। अच्छा, एक खारी सिंग की जगह आपको कच्ची सिंगदानी लानी है, बिना गर्म किए। उसको पूरी रात पानी में भिगो के रखना है। दूसरे दिन रोज 100 ग्राम आपको खाना है। 6 महीना कंटिन्यू खाना है। 6 महीने के बाद आप चेक करोगे तो आपको एसिडिटी नहीं मिलेगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ नहीं मिलेगा, बीपी बढ़ा हुआ नहीं मिलेगा, ब्लॉकेज तो होगे ही नहीं, अटैक आने का तो प्रश्न ही नहीं होगा। मान लो आपके हृदय में पहले से पुराने ब्लॉकेज है, तो हो सकता है धीरे धीरे कम हुए होंगे। कौन सी खानी चाहिए? कच्ची वाली भिगो के। कच्चे दाने पानी में पूरी रात भिगोए हुए। अब सेकी हुई सिंग खाने से एसिडिटी, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ब्लॉकेज, हार्ट अटैक आ सकता है। तो आप हर रोज तड़का लगाने के लिए, सब्जी पकाने के लिए तड़का लगाते हो, तेल की क्वालिटी कौन सी होती है? डबल रिफाइंड। अच्छा, डबल रिफाइंड तेल का मतलब पता है? डबल यानी दो। रिफाइंड में क्या होता है? फैक्ट्री में 300 डिग्री बॉईल होता है 2 बार। तेल 300 डिग्री बॉईल होता है 2 बार। अच्छा, आप सींग को सेकने के लिए क्या 300 डिग्री गर्म करते हो? हाँ, हार्डली 50 या 100 डिग्री ही गर्म करते हो, और सींग सेक जाती है और आप खाते हो। तो जो तेल 100 डिग्री भी गर्म नहीं करते हैं सिंग को, वो खाने से हार्ट अटैक आ सकता हो। तो जो तेल फैक्ट्री में 300 डिग्री 2 बार बॉईल होता है, वो तेल आपके घर आता है डब्बा भर के। आप उसी तेल डब्बे में से चमचा भर के तेल निकालते हो और तड़का लगाते हो सब्जी का। और वो तड़का लगाने के बाद उसमें से जो वरार निकलती है, वो आपकी किचन की छजली में चिपक जाती है, आपके किचन के पंखों में चिपक जाती है। और दिवाली में आप जब सफाई करने लगती हो, तो पंखों के पंख के ऊपर सीधा नींबू घिसते हो, सीधा काटा हुआ, तो भी वो चिकास जाती नहीं है। वरार की चिकास नींबू घिसने से नहीं जाती हो, तो वो तेल आपके शरीर में क्या करता होगा? सोचो जरा। जो लोग हार्ट अटैक में मर जाते हैं, क्या उसको ऊपर वाला भगवान बुलाता होगा? नहीं।
उनकी घरवाली ने ज्यादा चम्मच भर भर के तड़का लगा लगा करके खिला खिला के उसको मार दिया होता है। उनको पता ही नहीं होता है कि मैंने मेरे घर वाले को मार दिया। लोगों को पता ही नहीं है कि तड़का लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, कौन सा तेल लेना चाहिए, कितना गरम करना चाहिए। अब एक गरम हुआ तेल शरीर में जाएगा, शरीर उसको खर्च नहीं कर पाता है। वो तेल शरीर में जाके जमता ही है, आपकी खून की नलियों में जमता है, ब्लॉकेज करता है, आपके लीवर में जमता है, आपके गोल ब्लेडर में जमता है, आपके पेंक्रियाज में जमता है। जहां जगह मिली वहां चर्बी जमा होती रहती है, और सबसे ज्यादा तो पेट के ऊपर जम जाती है चर्बी, क्योंकि वजन वाली भारी है। खून भी बेचारा कितना दूर ले जाएगा। सबसे पहले पेट पे आती है, पेट पे जगह नहीं रहती है तो पीछे से जमने जमने लगती है, वहां खत्म हो जाती है तो बावड़े में आ जाती है, हाथ पैर जमने लगते हैं, वहां बड़े बड़े होने लगते हैं, और लास्ट में जाके गले में आता है, और फिर मुंह पे आती है। ये चर्बी जो गर्म होके शरीर में जाती है, वो शरीर खर्च ही नहीं कर पाती है। डबल रिफाइंड तेल तो कच्चा भी नहीं खाना चाहिए। तो एक गरम किया हुआ तेल, अब यहां साइंस समझना है आपको कि भाई सेकी हुई सींग खाने से ब्लॉकेज होता है, हार्ट अटैक आ जाता है, और कच्चे सींग दाने पानी में भिगो के खाने से ब्लॉकेज कम होते हैं। इसके पीछे का वजह क्या है वो थोड़ा साइंस समझो आप। मान लो आप सींग दाना लाए कच्चे, उसको पीसो, दबाओ, तो तेल निकलेगा कि नहीं निकलेगा? कच्चे सिंगदाने का तेल निकलेगा। अच्छा, ये तेल आप पानी में डालो, तैरेगा या मिक्स हो जाएगा? तैरेगा, पानी में मिक्स नहीं होगा। अच्छा, एक कच्ची घानी का तेल पानी में तैर रहा है, वो तेल आप खाओ, तो आपके शरीर को वो तेल खर्च करने के लिए, खत्म करने के लिए, आपको आपके शरीर के पास मेहनत करवानी पड़ेगी, तब जाके आपका शरीर खर्च कर पाएगा। मान लो आपने वो तेल खाया और आप मेहनत नहीं कर रहे हो, तो आपकी शरीर में 37 डिग्री टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और लंबे समय तक आपके शरीर में चर्बी बिना खर्च किए पड़ी रहती है, तो शरीर की गर्मी के कारण वो भी धीरे धीरे खराब चर्बी में कन्वर्ट होने लगती है। लंबे समय के बाद वो भी बिगड़ने लगती है। अच्छा, मान लो आपने सिंगदाने को सेक लिया, तेल सिंगदाने का गर्म हो गया, अब आपने वो सेकी हुई सींग खाई, तेल सेका हुआ खाया, गरम करके खाया, अब ये तेल शरीर में गया, आप मेहनत करके मर जाओगे तो भी वो तेल शरीर खर्च नहीं कर पाएगा। कच्ची घानी का तेल तो थोड़ा मेहनत करोगे तो शरीर खत्म कर लेगा, लेकिन जो तेल गर्म हो गया वो शरीर में डालने के बाद शरीर मेहनत करके मर जाएगा, तो भी गर्म नहीं होगा, वह शरीर खर्च कर नहीं पाएगा। वो जमेगा ही जमेगा ही जमेगा ही, वो ब्लॉकेज ही होता जाएगा। अच्छा, आपने कच्ची सिंगदाना को पूरी रात पानी में रखा, अच्छा अब आप उसको दबाओ नीचो, वो क्या तेल निकलेगा या दूध? दूध। तेल कहाँ गया? तेल कहाँ गया? दूध में आता है। तेल कहीं चला नहीं जाता, वो दूध बन जाता है, दूध में आ जाता है। अच्छा, अब ये दूध जिसमें तेल आ गया, वो दूध पानी में डालो, तैरेगा या मिक्स होगा पानी में? मिक्स हो गया। मिक्स मिक्स हो हो गया। जाता है। यानी मूंगफली के दाने का तेल पानी में मिक्स हो गया, वाटर सॉल्युबल हो गया।
अब आप ये तेल खाइए। जिनके घर में दूसरी आवाज आती है उन लोगों को बोलो आवाज ना करे। माइक अनम्यूट है तो। समझ में आ रहा है? जो तेल मूंगफली में था वो पूरी रात पानी में रहने से वो तेल नहीं रहता, वो दूध बन जाता है, तेल दूध में आ जाता है। अब ये तेल आप पानी में डालते हो तो पानी में मिक्स हो जाता है। अब आप ये तेल खाओ, पानी में मिक्स गया, वाटर सॉल्युबल हो गया, वो तेल खाइए। आप 5 डग भी घूमने नहीं जाओगे, यानी नो एक्सरसाइज, नो कसरत, कोई शारीरिक श्रम नहीं करोगे तो भी शरीर को कोई नुकसान नहीं करेगा। आजकल छोटे छोटे कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हार्ट अटैक में मर रहे हैं। क्यों मर रहे? क्योंकि उसकी माँ कभी घर का नाश्ता बना के नहीं देती है, 20 रुपए की नोट दे देती है, बेटा सम्राट का पैकेट लेके खा लेना, गोपाल का पैकेट खा लेना। नाश्ता बाजार में जो रेडीमेड पैकेट में आता है सब वो खाते हैं। सारे पैकेट जो फ्राई किए हुए हैं उसमें तो सिंग तेल भी नहीं होता है, पाम ऑयल होता है, वो भी रिफाइंड होता है। और वही खाते हैं, अपने शरीर में जमता है, बच्चों को पता नहीं होता है, और कब अटैक में मर जाते हैं किसी को पता नहीं चलता है। ऊपर वाला किसी को नहीं बुलाता है। लोग गलत खाना खा के मर जाते हैं। अच्छा, गरम किया हुआ तेल, उसकी नुकसान से बचना है तो आपको क्या करना है? तो आप जो तेल को तड़का लगाया है, तड़का लगाने के लिए देसी गाने का तेल होना चाहिए पहले तो, ओरिजिनल। रिफाइंड तो कच्चा भी नहीं खाना चाहिए। रिफाइंड तेल तो इतना उबल उबल के खराब हो चुका होता है कि वो तेल को आप गटर में डाल दो तो गटर में कौन रहते हैं? कॉकरोच, वंदा। ये कॉकरोच तेल खा जाएंगे तो कॉकरोच को अटैक आएगा, इतना खराब होता है। कच्ची घानी का तेल लो, उसका तड़का लगाओ, लेकिन तेल कितना लेना है? छोटी सी चम्मच, आइसक्रीम की छोटी सी चम्मच उतना लो, तड़का लगाओ, सब्जी पका दो, फिर सब्जी खाने के टाइम ऊपर से कच्ची घानी का तेल डाल के खाओ। और वो तेल खाने के बाद भी मेहनत तो करनी पड़ेगी। जो लोग मेहनत नहीं करते उनको तो वो तेल भी नहीं देने का, उनको क्या करने का? वाटर सॉल्युबल तेल खिलाने का। अब वाटर सॉल्युबल का तेल का बोतल तो बाजार में मिलेगा नहीं, आपको घर पे ही तैयार करना पड़ेगा। आप मूंगफली को, कच्चे दाने को पूरी रात पानी में भिगो के रखो, बादाम को भिगो के रखो, अखरोट को भिगो के रखो, और चटनी बनाओ, उसको क्रश करके खिलाओ। जिनका घर वाला मेहनत नहीं करता हो, शारीरिक श्रम नहीं करता हो, उनको तो ऐसा ही खिलाना पड़ेगा, तब जाके वो बचेगा। अच्छा, तेल जब थोड़ा सा आपने गरम किया सब्जी पकाने के टाइम, वो तो वो थोड़ा जो गरम हुआ तेल है उसकी साइड इफेक्ट से बचने के लिए वो मुंह में आने के बाद अपनी मुंह की सलाइवा के साथ वो मिक्स होना चाहिए। आप थोड़ा सा तेल ले लेना, 1 चम्मच, और मुंह में रख के आप उसको कुल्ले करना। जब कुल्ले करते हो तो मुंह की सलाइवा अंदर मिक्स हो जाती है, फिर आप कुल्ला करने के बाद उसको बाहर निकालोगे ना तो वो पूरा तेल पानी के साथ मिक्स हो गया हुआ दिखाई देगा आपको। यानी सलाइवा के साथ जब तेल मिक्स होता है ना तो फिर उसकी साइड इफेक्ट से बचने का चांस बढ़ जाता है। लेकिन लोग तो गरम तेल भी खाते हैं, सलाइवा का तो प्रोडक्शन ही नहीं करते हैं। गरम गरम चाय पी के ऐसे भी मुंह की सलाइवा की लाल ग्रंथियां खत्म करके रखी होती है। और तली हुई चीजें, रिफाइंड ऑयल, वो भी पाम ऑयल, जो खाने लायक ही नहीं है, ऐसा तेल खा खा करके मर रहे।
और सबसे ज्यादा नुकसान कहाँ हो रहा है? लीवर। और लीवर की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। हाँ, एक टाइम भूखा रहता है ना व्यक्ति, एक टाइम, तो उसको चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि लीवर के अंदर स्टोरेज कैपेसिटी ही नहीं बची होती है, काम ही नहीं कर रहा है। पेंक्रियास जम गया है, इंसुलिन सही पैदा नहीं हो रहा है। छोटे छोटे बच्चों को इंसुलिन लेना पड़ता है डायबिटीज के। तो तेल को गर्म करो और नमक को गर्म करो, दोनों हमारे शरीर में जाने के बाद नुकसान के अलावा कुछ नहीं करता। हमारा टाइम यहाँ ओवर हो चुका है, तो आप जरा नोट करके रखिए, पेज नंबर 115। वहां से हम अगले लेक्चर में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा लंबा है। तो हमारा लीवर दो वजह से सबसे ज्यादा बिगड़ रहा है। कौन से? एक होता है नमक गर्म हुआ शरीर में जाता है, लीवर बिगाड़ता है, और लीवर के साथ सारे ऑर्गन बिगड़ते हैं। दूसरा होता है तेल गर्म होके शरीर में जाता है, वो हमारे शरीर में बिगाड़ता है लीवर को। तो अब लीवर जो बिगड़ चुका है उसको साफ कैसे करना है, वो अगले हफ्ते के लेक्चर में हम उसको देखेंगे। और यहाँ सिंपल सा सिद्धांत है, जिस तरह आपने बिगाड़ा है इसी तरह आपको रिवर्स करना है, यानी जहर जहर को मारेगा। तो तेल के गट्ठे को साफ करने के लिए तेल का ही प्रयोग करना है। हम्म? तो ये सब हम अगले बार देखेंगे। अभी टाइम काफी हो चुका है। किसी को कोई क्वेश्चन है आज के टॉपिक के ऊपर तो बोल सकते हैं। સવાલ हाँ सर। ટોપિક ઉપર જ લેજો ને, એક જણનો એક જ સવાલ, પછી બીજા બધા રહી જાય સવાલમાં. हाँ सही है, હમ. टॉपिक અને वाला ही આજના सवाल ટોपिक पर लेंगे, જ. હા. दूसरे टॉपिक હા. के बिना का कोई सवाल नहीं करे। अपने आप को હમ. अनम्यूट करके बोलो। हाँ सर, वो जैसे तेल करता है वैसे घी का भी सेम ही होता है, नुकसान करता है। जहां जहां फैट है वहां वहां सब यही है। गरम करे तो वो भी नुकसान करता है। हाँ, घी की बात निकली है तो मैं घी भी बता दूं। घी तभी सही है जब वो मक्खन में से पहली बार गर्म होता है। मक्खन को आप जब गर्म करते हो तो घी बनता है। अब ये घी जो होता है ना, वो कड़कटी ठंडी में भी जमता नहीं है, वो नहीं जमेगा। लेकिन यही घी को दोबारा गर्म करो आप दूसरी बार, तो गर्मी में भी जम जाएगा। समझ में आया? पहली बार का जो घी था मक्खन में से जब पहली बार बनता है तो वो जमता नहीं है ठंडी में भी। लेकिन वही घी को आप एक बार और गर्म करोगे, तुरंत गर्मी होगी तो भी जम जाएगा। तो आप देखो कितना उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर चेंज हो गया एक बार गर्म करने से। घी कभी गर्म करके नहीं खाना चाहिए, घी खाने के लिए है ही नहीं। पहली बात तो ये, सनातन धर्म ऐसा कहता है कि घी सिर्फ और सिर्फ यज्ञ में आहुति देने के लिए होता है, और भगवान के लिए दिया करने के लिए होता है, पूजा पाठ के लिए। घी खाने के लिए है ही नहीं। खाना है तो मक्खन ही खाना चाहिए, घी खाने के लिए है ही नहीं। तो सर आयुर्वेद में कहते हैं ना, देवू देवू કરીને पण घी पीवो, ऐसे वो बोलते हैं ना पांच हमारे हजार गुजरात साल में। पहले की बात थे। 5,000 साल पहले लोगों को इतना शारीरिक श्रम रहता था कि वो मक्खन को गर्म करके जो घी बनाते थे वो कच्चा घी खाते थे, और इतनी मेहनत करते थे कि वो घी शरीर खत्म कर लेता था। उस टाइम का जमाना अलग था। अब तो सोसाइटी के नाके जाना है तो एक्टिवा का बटन दबा के भागते हो, हम्म। श्रम कहाँ कर रहे हो? फिर देव करके कहाँ घी खाने की बात आई? बात 5,000 साल पहले उस जमाने के लिए सही थी, अब इस जमाने के लिए कहाँ बात कर रहे हो? और खाना है तो कच्चा घी खाओ, कम से कम नुकसान तो ना करे, मारे तो नहीं। गरम करके लोग 3-3 हजार रुपया किलो गो गिर की गाय का घी लाते हैं,
और उसको तड़का लगा के फ्राई कर करके खा रहे हैं। तो खातर ऊपर दिवेल करे लोग, उनको पता ही नहीं है हम क्या करके खा रहे हैं। पर सर ऐसा कहते हैं ना कि कुछ हॉर्मोन्स और जो हमारे एंजाइम्स और वो जो है वो फैट से ही बनते हैं ना। कई प्रकार के विटामिन चर्बी में सॉल्युबल होते हैं। हाँ। तो आपने सिंगदाने को पानी में भिगोया तो वो तेल तो है ही, पानी में वाटर सोल्यूबल फैट कहीं चली नहीं जाती, फैट तो रहती ही है, फैट रहती है, फैट कहीं नहीं चली जाती। लेकिन वो वाटर सॉल्यूबल हो जाए। अच्छा, आप दूध निकालते हो, गाय का दूध निकालते हो, तो इसके अंदर फैट नहीं है क्या? हम्म। दूध के अंदर तो फैट है ना। आप जब दूध को उबालते हो तब वो चर्बी बाहर निकल आती है, जब उबलता नहीं है तब तक तो दूध के अंदर ही रहता है। वो दूध के अंदर घुला हुआ है तब तक अच्छा है। आपने गर्म करके बाहर निकाल दिया और खाओगे तो मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके वो खर्च कर पाएगा शरीर। और मेहनत नहीं करनी है तो पानी में घुला है वैसा ही खाओ। छोटे बच्चे जो होते हैं माँ का दूध पीते हैं, मेहनत करने जाते हैं क्या? हाथ पैर ही हिलाते रहते हैं बस। तो उनका शरीर उसको डाइजेस्ट कर पाता है, क्यों? वाटर सॉल्युबल फैट है इसीलिए। और जो माताएं दूध को उबाल उबाल के खिलाते हैं ना, वो बच्चे सबसे ज्यादा और जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं। अपना ही दूध पिलाना चाहिए। और भैंस का पिलाते हैं, गाय का पिलाते हो तो अच्छा है थोड़ा सा, क्योंकि हर प्राणी का दूध होता है वो अपनी प्रकृति के साथ होता है। गाय को आप कोई रास्ते में, बीच रास्ते में कोई गाय जा रही है, रास्ता छोटा सा है, स्मॉल है, आप गाड़ी लेके जा रहे हो और आपको गाय साइड लेनी है गाय के पास से, तो आप 2-3 बार हॉर्न मारोगे ना, तो गाय अपने आप थोड़ी देर में साइड दे देगी। लेकिन वही रास्ते पे भैंस जाती होगी, आप कितने भी हॉर्न मारो वो कभी रास्ता नहीं देगी। अब भैंस का दूध पीते हुए बच्चे क्या करेंगे? वो भी रास्ता नहीं देंगे। तो एक घी के बारे में थोड़ा गंभीर बनो। घी एक्चुअली हवन के लिए है, खाने के लिए है ही नहीं। भगवान कृष्ण ने दूध चाय कॉफी घी की कोई लीला नहीं की थी, उन्होंने दही मक्खन की ही की है। क्यों उन्होंने घी की लीलाएं नहीं की? तो घी के झमेले में मत पड़ो। अच्छा, दारा अनम्यूट करो, बोलो। सर, वो आपने बोला था कि पेनक्रियास पर इंसुलिन नहीं बनता है, हम्म। तो इसके लिए हमें कैसा वाला भोजन खाना चाहिए? नहीं, यहाँ पेंक्रियास बिगड़ा कहाँ से, पहले वो समझो। आपने नमक गरम करके खाया, तेल गरम करके खाया, वो हाँ, लीवर में भी जमा, पेंक्रियास में जमा, पेंक्रियास काम करना छोड़ रहा है। लेकिन सर अभी कोई पहले पहले बिगड़ता हुआ बचाना है। अब बिगड़ गया है तो क्या करना है वो सारा आगे हम समझेंगे। बिगाड़ते हैं हम कैसे, इसके ऊपर आज का टॉपिक था। अच्छा, ठीक है, अच्छा। ओके। अब किसी को कोई सवाल है? पुनीत भाई अनम्यूट करो अपने आप। सर ये जो अनाज होते हैं जैसे बाजरा या जो भी अनाज खाएंगे, ज्वार, रागी, हम्म। सर हम्म। उसको तो कुक करके खाना पड़ेगा ना? कुक करके खाओ, इससे कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज आप कच्ची नहीं खा सकते उसको तो कुक करना पड़ेगा। लेकिन जो चीज, मान लो आपने बाजरे या तो चावल को गर्म किया, तो गर्म क्या हुआ? कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने में दिक्कत आएगी या चर्बी को दिक्कत आएगी ज्यादा? कार्बोहाइड्रेट्स थोड़ा गर्म हो या थोड़ा हार्ड हो गया, लेकिन इतना उसको डाइजेस्ट करने में दिक्कत नहीं आती। लेकिन चर्बी ऐसी है, चर्बी गर्म हो गई तो वो डाइजेस्ट कर नहीं पाएगा शरीर। तो आप अनाज को गर्म करके खाओ, इसमें इतना नुकसान नहीं है।
लेकिन जिसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बदल जाता है, एक्टिव हो जाता है, नमक गर्म होने के बाद वो कैल्सिफिकेशन होना शुरू हो जाता है उसका। तेल गर्म होने के बाद उसका खराब कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो शरीर उसको खर्च नहीं कर पा रहा है, तो फिर वो शरीर में जाके क्या होगा? अनाज गर्म करके खाओगे तो वो तो खर्च हो ही जाता है, उसमें उसको खर्च करने में शरीर को इतनी परेशानी नहीं है। जहां खराबी हो जाती है, मान लो क्लोरोफिल गर्म हो गया तो उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बिगड़ गया, फिर उसको जो काम करना है, जो जो एटॉम को पकड़ के ले जाना है, बाहर निकालना, ये सारे में विक्षेप पड़ता है, इसीलिए वो सही काम नहीं कर पाएगा। तो न्यूट्रिशन जहां जहां है वो सारे बिगड़ जाते हैं गर्म करने से। लेकिन कैलोरी कैलोरी में चर्बी कैलोरी जो ऐसी है जो खराब हो जाती है, फिर शरीर खर्च नहीं पाते। कार्बोहाइड्रेट्स गर्म होने से कुछ ज्यादा नुकसान नहीं है। अच्छा, प्रोटीन, आप प्रोटीन को गर्म करो, इमीडिएट बिगड़ना शुरू। आप प्रोटीन हम खाते हैं दालों में। अब प्रोटीन जब गर्म होता है ना तो सबसे ज्यादा उसको बैक्टीरिया खाने लगते हैं और उसकी सड़न होने लगती है। दाल सबसे ज्यादा बिगड़ जाती है भोजन में, और दाल बिगड़ जाती है इसीलिए शरीर में वायु बढ़ जाता है और सूजन आता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो जिन लोगों को ये समस्या है, इन लोगों को जहां प्रोटीन युक्त खुराक है उसको गर्म करके नहीं खाना चाहिए, उसको अंकुरित करके खाना चाहिए। प्रोटीन हमेशा अंकुरित करके खाना चाहिए, क्योंकि वो सबसे खराब में खराब भोजन है जो सबसे जल्दी बिगड़ जाता है। तो प्रोटीन को कभी गर्म नहीं करना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स को आप गर्म करके खाओगे तो चलेगा। आप गन्ने के रस में भी कार्बोहाइड्रेट्स है, आप उसको गर्म करोगे तो गुड़ बन गया, तो गुड़ भी आप खाओगे तो नुकसान इतना नहीं है जितना आप तेल को गर्म करके खाते हो। तो हर एक भोजन की क्वालिटी के हिसाब से उसकी गर्म होने के कारण उसकी प्रकृति में जो चेंज आता है वो आपको ध्यान में लेना है। विपुल भाई। આપણે સાહેબ આ પથરી માટે તમે કહ્યું તો પણ આમ ડોક્ટર ને બધા નોર્મલ એવું કે છે કે બિયા વાળા આયન વાળા ખોરાક ઓછો ખાઓ, नहीं नहीं, यहाँ मैंने आपको ભીંડા एग्जाम्पल બિયા में क्या વાળા दिया, वो लोग टमाटर खाने के लिए मना कर रहे हैं, तो टमाटर અને में ભીંડા ભીંડા વાળા બી ભીંડા બિયા વાળા પછી પાલક આયન વાળી બિયા मैं વાળા वही સબ્જી बोल नहीं रहा खाવાની हूँ એવું વધારે કે છે। नहीं नहीं, मैं क्या कहता हूँ कि भी जहाँ सॉल्ट का प्रमाण ज्यादा है हम्म। ऐसी चीज आपको खाने से मना करते हैं, जैसे टमाटर है, पालक है, इसमें सॉल्ट ज्यादा है। लेकिन यही રીંગણ ને टमाटर, ભીંડા બી ના પાડે છે। आज जो भी है, आप भिंडा हम्म। हो या टमाटर हो या पालक हो, वो आप कच्चे खाइए, आपको कोई नुकसान नहीं है। आप गर्म करोगे हम्म। तो नुकसान ही है। पालक को भी आप એવું कच्चा કે છે चीज, कच्चा खाओगे કે तो उसकी कैल्सिफिकेशन कम होगी, लेकिन गर्म करके खाओगे तो कैल्सिफिकेशन जल्दी होगी, क्षार जल्दी बढ़ेगा। ઓકે ઓકે। तो गर्म नहीं करना है आपको, गर्म करोगे तब जाके वो पानी, आप बॉयलर में पानी भरो, गर्म नहीं करोगे तो पाइप में नहीं जमेगा। लेकिन बॉयलर में पानी उबालोगे तो उसकी जो पाइप है जहां से पानी बाहर निकलता है वो सारी जम जाएगी, अंदर क्षार इतना जम जाएगा, ब्लॉकेज हो जाएगी पूरी पाइप, अंदर ब्लॉक हो जाती है। तो गर्म होने के बाद ये समस्या होती है, इसके अलावा नहीं होती है। तो हमारा भोजन जब गर्म होता है तब उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर में चेंज आता है। तेल गर्म होता है तब जाके जमता है शरीर में। बिना गर्म किए खाओ, कोई कितने प्राणी अटैक में मर गए? कोई नहीं। क्यों? क्योंकि वो तेल गर्म करके कभी नहीं खाते। मनुष्य ही मर रहा है। क्यों? गर्म कर करके रिफाइंड तेल को भी और उबाल उबाल के खाता है। और बाजारू नाश्ते तो कितनी बार उबाल उबाल के देते हैं वो लोग। समस्या यहाँ है, अवेयरनेस नहीं है पब्लिक को। ठीक है, ओके, हमारा टाइम काफी और हो चुका है, तो डेढ़ सर की जगह 2 घंटा हो गया है। बोलिए, को किसको बोलना है? सर मैं ये आपने जो प्लेट के बारे में बताया ना एक्यूप्रेशर की। हाँ हाँ वो ये है परसाना वाली। जी। तो
अल्टीमेट क्या है, क्षार जो होता है ना, हाँ बस यही प्लेट। देखो मैं आपको पिन करता हूँ। जी सर। ये परसाना प्लेट ये बेन ज्योति बेन दिखा रही है, देखो ऐसे पत्थर वाली प्लेट होती है। आप उसके ऊपर पैर, खुले पैर चलोगे तो आपके पैर के तलवे में जो जो क्षार जमा है वो सारा टूट जाएगा, टूट जाएगा तो एक्यूप्रेशर पॉइंट खुले हो जाएंगे। तो आपको उसका तुरंत 5 मिनट में उसका इफेक्ट आपको दिखने लगती है हो शरीर के सकता अंदर। है, हाँ। हाँ, ये जो नॉर्मली एक्यूप्रेशर की जो आती है ना प्लेट, उससे अलग है। आप ये अपने अलग होती अंगूठे है। के पॉइंट्स है, तो एडी के जो आप पॉइंट्स है, वो सारे प्लेट के ऊपर ही चलो ऐसा सकते जरूरी हो। नहीं, आप ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे चलो, खुले पैर चलो तो भी चलेगा। हम्म। और ऐसे जूते भी आते हैं, तो ऐसे भी आप पहन के घूम सकते हो। लेकिन हमको ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। आप नमक को गर्म करके ही खाओ ही नहीं, तो समस्या ही नहीं आएगी। ठीक है, तो हम अगले हफ्ते मिलेंगे। अच्छा, सबको रिक्वेस्ट है कि भी वो समय पे जुड़ जाए तो बढ़िया रहेगा। और आज का जो टॉपिक का जो पेज नंबर था वो नोट करके आप रख लेना। हम आगे बढ़ने वाले हैं 115 नंबर के पेज से, ठीक है। तो अब हम यहाँ स्टॉप करते हैं रिकॉर्डिंग भी।